नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं जब पड़ोस में आग लगी तब आप चैन से नहीं बैठ सकते। यह वक्त कुछ ऐसा ही है। वजह है बांग्लादेश में तख्ता पलट। यहां सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच आज शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ वकार उज्जमान के अल्टीमेटम के बाद शेख हसीना इसके लिए मजबूर थी। हालात ऐसे थे कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच चुके थे। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अगस्त का यह महीना शेख हसीना परिवार के लिए पहले भी भारी रहा है। 1975 में इसी महीने में उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान सहित पूरे परिवार को ढाका में कत्ल कर दिया गया था। अब देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ढाका से सीधे भारत पहुंची हैं। उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहां एनएसए अजय डोभाल उनसे मुलाकात कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश से जुड़े अपडेट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें ब्रीफ कर चुके हैं। अभी भारत में मौजूद शेख हसीना आगे किस देश में शरण लेंगी, इस पर सस्पेंस है। लेकिन बांग्लादेश में लोकतंत्र फिर खतरे में दिख रहा है। वहां पीएम आवास से लेकर संसद भवन तक में प्रदर्शनकारी घुस गए। भारी अस्थिरता के बीच देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी आशंकाएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि जब भी पड़ोसी मुल्क में हिंसा होती है तो कट्टरपंथियों के लिए अल्पसंख्यक हिंदू सॉफ्ट टारगेट होते हैं। सबसे पहले देखिए ताजा हालात पर यह रिपोर्ट। आगजनी, उपद्रव, बवाल और विद्रोह। आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तख्ता पलट के बाद पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। अब आर्मी चीफ वकार उज्जमान ने अंतरिम सरकार गठित करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद हसीना के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। जिंदगी पर खतरा था। कुछ घंटे की भी देरी भारी पड़ सकती थी, क्योंकि हिंसक भीड़ ढाका में पीएम आवास तक पहुंच चुकी थी। पिछले 15 साल से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहकर इतिहास रच चुकी शेख हसीना एक बार फिर इतिहास के दोराहे पर थी, जहां सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हिंसक भीड़ का सामना करना या फिर देश छोड़ देना। हसीना ने दूसरा रास्ता चुना। ढाका के प्रधानमंत्री निवास से उड़ान भरते इस हेलीकॉप्टर में बताया जाता है कि शेख हसीना सवार थी। शेख हसीना लाचार थी, क्योंकि उन्हें डर था 15 अगस्त 1975 को दोहराए जाने का। ये वो दिन था जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान सहित उनके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था। शेख हसीना तब पति, बच्चों और बहन रेहाना के साथ यूरोप के दौरे पर थीं। इसी वजह से उनकी जिंदगी सलामत रही। सालों बाद बमुश्किल देश वापसी हुई। कुल मिलाकर करीब 2 दशक तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, लेकिन एक बार फिर देश को हिंसा के दौर से बाहर नहीं निकाल पाई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। छात्र संगठनों की मांग थी कि 1971 की आजादी की जंग में लड़ने वाले मुक्ति वाहिनी समर्थक परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म किया जाए। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि इस रिजर्वेशन की वजह से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों को ज्यादा फायदा मिलता है और आरक्षण सियासी फायदे का जरिया बन चुका है। जुलाई में शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में हिंसक रूप ले गया, जिसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई। इसको लेकर शेख हसीना के खिलाफ एक तबके में गुस्सा बढ़ता गया।
अच्छा ही किया है, हमारे स्टूडेंट के ऊपर बहुत जुल्म किया है उन्होंने, तो अभी तो अच्छा ही हुआ। बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের দিকে আমরা ওই জায়গায় ঘেরাও দেব। বাংলাদেশ এই 14 বছর পর আবার 16 বছর পর আবার স্বাধীন হলো। এই অবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্যই সবাই বের হয়ে আসছে। আসলে শুধুমাত্র প্রোটেস্ট এখানে ছিল না, ওনার অত্যাচারের জন্যই মানুষ বের হয়ে আসছে রাস্তায়। আমাদের আজকে খুব ভালো লাগছে, আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা আবার একটা দেশ স্বাধীন করলাম। আমরা সবাই খুব খুব খুশি। আমি আমার হাজবেন্ড আমরা রোজা আছি, আজকে রোজা আছি, আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছি। बांग्लादेश में सेना ने अब कर्फ्यू लागू कर दिया है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। आर्मी चीफ ने छात्रों से शांति की अपील की है। आर्मी चीफ ने कहा कि यह वक्त है जब हिंसा को रोक दिया जाए। लेकिन अब बांग्लादेश में रह रहे 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हिंदुओं को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जब भी बांग्लादेश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, हिंसा बढ़ी है, तो कट्टरपंथियों ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया है। বাংলাদেশে হিন্দু কোতল চলছে। এই পরিস্থিতি যদি 3 দিনের মধ্যে কন্ট্রোল না হয়, জামাতের হাতে, মৌলবাদীদের হাতে বাংলাদেশ যাচ্ছে। 1 কোটির বেশি হিন্দু শরণার্থীকে নেওয়ার জন্য সবাই মানসিক প্রস্তুতি নেয়। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों पर भी हमले तेज होने की खबरें हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली में शेख हसीना की बेटी भी है और दिल्ली में शेख हसीना भी है। बेटी साइमा से शेख हसीना मिल सकती हैं। WHO से जुड़ी हैं शेख हसीना की बेटी साइमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है साइमा। दिल्ली में है शेख हसीना की बेटी और शेख हसीना भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा और इसके बाद अभी वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और WHO से उनकी बेटी साइमा जुड़ी हुई हैं। अपनी बेटी से वो मिलेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, शेख हसीना से जुड़ी हुई है जानकारी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शेख हसीना से NSA यानी अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी मुलाकात की है। हिंडन एयरबेस पर यह मुलाकात हुई है। भारतीय वायुसेना सुरक्षा मुहैया करवा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। सुरक्षा में अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है शेख हसीना को। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर और मेरे सहयोगी और एडिटर फॉरेन अफेयर्स आशीष सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़े। आशीष, शेख हसीना हिंडन एयरबेस पे उतरी, NSA उनसे मिलते हैं। अब आगे क्या, कहां पर शेख हसीना है, उनका अगला कदम क्या हो सकता है? पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता है। देखिए, शेख हसीना यहाँ आ गई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित। थोड़ी देर पहले वो हिंडन एयरपोर्ट पे उतरी हैं और उसके बाद NSA अजीत डोभाल ने जाकर के उनसे मुलाकात की। सीनियर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया था। देखिए, एज ओल्ड क्लोजर रिलेशनशिप रहा है शेख हसीना के साथ। जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहे थे तब भी भारत बहुत कीन था कि शेख हसीना ही सरकार में वापस आए। बहुत कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। हालांकि आज ये सवाल ज़रूर उठाए जा सकते हैं कि जब नई रिजीम वहाँ आने वाली है, केयर टेकर गवर्नमेंट हो या उसके बाद चल के जो भी फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट आती है, तो क्यों ना हमको उस ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इनके साथ पुराने रिश्ते हैं और डोभाल साहब का उनसे मिलना या ये आउटरीच ये ज़रूर दिखाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को असर्टन करना चाहता है कि जो 6000 हिंदुस्तानी वहाँ अभी फंसे हुए हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए, सिचुएशन ऑन ग्राउंड कैसी है, अकॉर्डिंगली डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जाए। इस वजह से ये मुझे लगता है इसलिए राज़ी हुआ है भारत की शेख हसीना को यहाँ पर टेम्प्रेरी एक स्टॉप ओवर दिया जाए। आपने पूछा उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक रोहित, पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि वो इंडिया आए, एक आध रोज रुके और उसके बाद यहाँ से लंदन अपनी बहन के यहाँ, जो कि घर है उनका, वहाँ पर चली जाए। इस बीच यूके से खबर आई कि इंग्लैंड उनको अपने यहाँ किसी भी तरह का पॉलिटिकल असाइलम नहीं देना चाहता। हालांकि अभी तक ये कन्फर्मिटी से नहीं कह सकते कि उन्होंने इंग्लैंड से ऐसा पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। कम से कम भारत सरकार ने के टॉप सोर्सेज ने मुझे कंफर्म किया है कि इंडिया में उनको पॉलिटिकल असाइलम का ना उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट आया, ना ही भारत ऐसा करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी
जिम्मेदारी ये है कि ये देखना होगा कि 6000 इंडियंस जो वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें हाई कमीशन के ऑफिशियल्स भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स रोहित वहाँ पर हैं, कि उनको एक बार स्थिति सुधरे तो कैसे वहाँ से इवैक्यूएट करें। रही बात हिंदू पॉपुलेशन की वहाँ पर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे तो अब इस बात का डर लग रहा है कि जमात इस्लामी वहाँ पर दोबारा से एक्टिवेट हो गया है, जिसको लेकर के भारत की लंबे समय से चिंता रहती थी। ऐसे में ज़रूर इस बात का भी हमें भारत में ध्यान रखना चाहिए कि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे संजय सिंह हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स अभी ना दें। बिल्कुल आशीष, आपसे एक और बड़ी बात यहां पर यह भी जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और भारत सरकार बड़े पैनी निगाह रखी हुई है पूरे घटनाक्रम पर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये मैं आपको बात बता रहा था, इंडिया के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज है कि या तो स्थिति सुधर जाए या फिर वहां से भारतीयों को कैसे निकाल के लाया जाए। अभी रोहित, मैं और आप बात कर रहे हैं, एज मी एंड यू टॉक, ढाका में एयरपोर्ट पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो घूम रहे हैं, वो एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है। आखिर अगर वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो क्या प्लान हो, ये प्रधानमंत्री का डायरेक्शन तो चाहिए होगा। मेरी जानकारी के मुताबिक इसको लेकर के बात हुई है डॉक्टर जयशंकर की प्राइम मिनिस्टर से, और शेख हसीना जब लैंड की हैं उसी दौरान ये मुलाकात चल रही थी। तो निश्चित तौर पर यह भी रूपरेखा तय की जा रही होगी कि कितने दिन तक शेख हसीना को यहां रखना है, क्योंकि कहीं उसका रॉन्ग मैसेजिंग ये ना हो जाए कि जो नई सरकार आ रही है या वहां की लार्जर आवाम जिनके लिए अब ये अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी वो नाराज हो जाए और इंडियंस की जान वहां खतरे में आए। इन सभी बातों को लेकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात। बिल्कुल आशीष, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत को इस स्थिति को भी भांपना होगा, गेज करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरों की। जी हां, वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की चर्चा तेज है। इसकी वजह मोदी सरकार का प्रस्तावित बिल, जिसमें कई ऐसे प्रावधान होने की खबर है जिसने देश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अभी खबर सूत्रों के हवाले से है, बिल का ड्राफ्ट भी सामने नहीं, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश भर के वक्फ बोर्ड पर कानूनी नकेल कसने की तैयारी की खबर क्या बाहर आई, सियासी संग्राम छिड़ गया। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। इस समय ये लोगों को बांटना चाहते हैं, चुनाव है उसके नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त की भी जरूरत है और वक्त की भी जरूरत है। सरकार काम ही करती है मुस्लिम विरोधी, तो इसलिए वो बिल जो होगा मुस्लिम्स को परेशान करने वाला ही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार शाम को ही कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी थी। सूत्र ये भी बता रहे कि मोदी सरकार वक्फ बिल को इसी हफ्ते पहले राज्यसभा में पेश कर सकती है। जिस प्रस्तावित बिल पर इतना हंगामा मचा है, आखिर उसमें क्या है, पहले ये समझ लेना जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बिल के प्रावधान अगर कानून में बदलते हैं तो वक्फ संपत्ति का अनिवार्य सत्यापन कराना होगा। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने के लिए डीएम की अनुमति लेनी होगी। बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके। इसके राजस्व की देखरेख भी डीएम ही करेंगे। बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जाएगा, महिलाओं को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। राज्य में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर या तो वक्फ बोर्ड ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने अपने दावे किए हों। दरअसल प्रस्तावित संशोधन के पीछे खास दलीलें हैं। मौजूदा वक्फ एक्ट के जिस सेक्शन पर सबसे ज्यादा विवाद है वो सेक्शन है 40। इसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति समझता है तो वो उसे नोटिस देकर और फिर जांच करके ये तय कर सकता है कि वो वक्फ का हिस्सा है। वह यह भी तय कर सकता है कि ये शिया वक्फ है या फिर सुन्नी। वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता है। यही नहीं, वक्फ एक्ट के सेक्शन 4 में सर्वे का प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है जो ऐसी संपत्तियों का सर्वे कर सके। वक्फ बोर्ड पर किसी भी विवाद की सूरत में राज्य सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल गठित करती है जो सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। इनके फैसले के खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो केवल नोटिफिकेशन से और 1 साल की प्रतीक्षा से वक्फ की हो जाती है। पर अगर अयोध्या में रामलला की भूमि है तो उसके लिए मुकदमा करना पड़ता है, 60 साल लड़ना पड़ता है।
तो जो भूमि भगवान की है, जो भूमि क्राइस्ट की है, जो जैनियों या बौद्धों में धर्म को समर्पित की गई, ऐसी चैरिटीज के बारे में अलग लॉ क्यों है? उधर इंडिया गठबंधन इस पर नजरें जमाए बैठा है। अगली रणनीति बिल का ड्राफ्ट देखने के बाद तय की जाएगी। अगर ये लोग ऐसे बिल लेके आए तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ये असंवैधानिक है? हम नहीं चाहते कि हमारे देश के जो अभी सोशल हार्मनी जो है, सामाजिक समाधान जो है, उसको डिस्टर्ब किया जाए, नए नए विषय लेके आए। जरा हम अध्ययन कर लें जी बिल में क्या क्या प्रोविजंस है, आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। देखिए उस बारे में हम पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे। अब तक पूरा ड्राफ्ट सामने आया नहीं। अब सवाल है कि एनडीए के भीतर घटक दलों की इस पर क्या राय है, तो इस पर भी सुविधाजनक ढंग से पत्ते चले जा रहे। वक्फ जमीन लगभग गलत नहीं है, बिल आने के बाद इस पर चर्चा हम कर पाएंगे। ये पहले होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। आज समय की तगादा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,70,000 संपत्तियां हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ का है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन का सबसे ज्यादा असर यूपी में होगा, जहां बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की, जिसने देश के कम से कम 10 राज्य आफत में है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पहाड़ से उतरती नदियां समंदर बन चुकी हैं, तो कई जगह नदियां तटों को तोड़कर सड़कों तक पहुंच गई हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक और गुजरात से मध्य प्रदेश तक कैसी तबाही मची है, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के बूंदी में बूंदे नहीं बरसी, जैसे बादल का बम फट गया हो, और पानी का रेला सब कुछ डुबाने के इरादे से सड़कों पर निकल पड़ा। रास्तों पर कब्जा जमा चुका पानी पूरे शहर में मनमानी करता रहा। घरों और दुकानों में इसने डेरा जमाया तो लोग बेबस होकर बर्बादी का तमाशा देखते रहे। करीब 24 घंटे तक लगातार हुई बारिश के बाद शहर के बीच बनी नवल सागर झील और जैत सागर का पानी कूल किनारे तोड़ने लगा और करीब करीब आधा शहर पानी का जैसे बंधक बन गया। आम लोगों की बात तो छोड़िए, जिन दफ्तरों में जिले के हाकिम बैठते हैं, पानी ने तो उसे भी नहीं बख्शा। एसपी ऑफिस से लेकर तहसील ऑफिस तक सब के सब डूब गए। हालात ऐसे बिगड़े कि सैर सपाटे के सारे ठिकाने बंद करने पड़े। शहर में एसडीआरएफ की टीम तैनात करनी पड़ी। रविवार से हो रही बारिश के बीच एक कार वाला निकला तो डूबी सड़कों के बीच कार नाव बन गई। लेकिन राहत की बात है कि कार सवार ने समय रहते खतरा भांप लिया और किसी तरह जान बचाने में कामयाब रहा। जमकर बारिश होने के बाद जोधपुर जिले के भावी इलाके में रेल की पटरियां पानी में समा गईं और नीचे बड़ा गड्ढा हो गया। राहत की बात है कि पटरियों की निगरानी करने वाले ट्रैक मैन ने समय रहते इसे देख लिया, अफसरों को खबर की तो इस रास्ते से गुजरने वाली बिलाड़ा जोधपुर पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया और इस तरह हादसा टल गया। रुक रुक कर हो रही बारिश ने राजस्थान के अजमेर और झालावाड़ में भी खतरे की घंटी बजा दी है। अजमेर के कई निचले इलाके डूब चुके हैं तो झालावाड़ में डैम से आया उफान डरा रहा है। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में अचानक सैलाब आया तो 12 लोग एक टापू पर फंस गए। गिरना नदी में मछली पकड़ने गए इन लोगों के टापू पर फंसने की खबर प्रशासन को मिली तो रेस्क्यू टीम यहां पहुंची, लेकिन धार इतनी तेज थी कि नाव उतारने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में इन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास फंसे यात्रियों के लिए वायुसेना तेजी से बचाव अभियान चला रही है।
कोचर हेलीपैड से चिनूक हेलीकॉप्टर ने कई बार उड़ान भरी और बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। गुप्त काशी से ऑपरेट किए जा रहे वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर भी मंदिर के पास फंसे लोगों को निकालने की कवायद में जुटे दिखे। और इस बीच एक बड़ी खबर बांग्लादेश के हालात से जुड़ी हुई। बांग्लादेश के हालात पर भारत की नजर है। पीएम मोदी के आवास पर बैठक चल रही है। इस वक्त गृह मंत्री और रक्षा मंत्री बैठक में मौजूद हैं। अजित डोभाल भी मौजूद है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।